पड़ती है आप लोगों को बताने के लिए या बताने से पहले, है ना। तो आपको बहुत सारी पढ़ाई करनी है। इसके साथ साथ में आज आपका टॉपिक है, तो मैं पहले से आपको बता दूं कि जितना मैक्सिमम टाइम हो सकेगा मैं आपका कंप्लीट कराने में कोशिश करूंगी कि आपका कंप्लीट हो जाए, और उसको आप प्रैक्टिकली देखिएगा। हर एक चीज़ को, हर एक क्वेश्चन को आपका PDF मिलेंगे, आपके MCQs मिलेंगे। मैं क्लास में MCQs भी कराऊंगी और अच्छे खासे MCQs कराऊंगी कि आपको जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए थे पहले तो आप उन्हीं को समझ लीजिए, बाद में आप समझेंगे किसको, जो चीज़ क्लियर नहीं हो पाती थी उनको आप क्लियर करेंगे। उसके बाद में आप लोग समझेंगे कि एक्सपेक्टेड क्या हो सकता है। एक्सपेक्टेड के लिए मेरा जो कंटेंट मैं दे रही हूँ वो मोर देन सफिशिएंट है, और जो प्रीवियस में आ गए थे उसको मैं इंक्लूड कर दूंगी MCQs के फॉर्म में, ठीक है। इतना आपकी तैयारी का क्लियर होगा। अभी क्या करते हैं कि आज का जो आपका टॉपिक है वो आपका अनएम्प्लॉयमेंट है, जो कि भगवान की दया से आप सभी लोग हैं, मैं नहीं हूँ, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक। तो अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे अगर, तो क्या है ये बहुत अगर आसानी से समझा जाए तो जब काम करने का मन ना करे, घर में बैठ जाएं, जो काम कर रहे हैं हमारे माता जी और पिताजी, उन लोगों के काम किए गए काम पे जो आए हुए पैसे उसमें अय्याशी करें, ऐश करें, तो ये है आपका अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। नहीं, ये नहीं है, ये वो चीज़ें हैं कि आप काम करने की इच्छा ही नहीं है आपके पास, ठीक है। ये समझाने का तरीका था। आपकी काम करने की इच्छा है, आप काम करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास आपकी योग्यता के अनुसार या आधार पे काम नहीं है, तो इसको आप लोग बोलते हो अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि आपकी बेरोजगारी, ठीक। समझ रहे हैं कि अगर आप बात करेंगे क्या बेरोजगारी, आपका काम करने का मन ही नहीं है, आप घर में बैठे, तो उसको आपको बेरोजगार नहीं बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? बेरोजगार तब नहीं बोला जाएगा, आपको बोला जाएगा बेरोजगार तब, यानी कि अनएम्प्लॉयड तब, जब आपकी काम करने की इच्छा है, आपके पास डिग्रीज हैं, आपके पास स्किल्स हैं, इवन देन आपके पास क्या नहीं है, आपके पास रोजगार नहीं है। तो सिंपल सी चीज़ें हैं कि इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की बात करी जाए, इकोनॉमी की बात करी जाए, इंडियन इकोनॉमी की ही बात करी जाए, हमारे पास 133 करोड़ जनसंख्या है, लेकिन उस 133 करोड़ जनसंख्या के पास में आपका रोजगार नहीं है। और आप सभी को पता है कि इंडिया एक क्या है, कृषि प्रधान देश है, यानी कि जो बहुत सारे लोग हैं किसमें लगे हुए हैं, कृषि क्षेत्र में लगे हुए हैं। लेकिन आप सभी को पता होगा कि जो तीनों क्षेत्र थे, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी जो सेक्टर्स थे ऑफ इकोनॉमी, उन तीनों एक सेक्टर्स में आपका जो प्राइमरी सेक्टर है, यानी कि आपका एग्रीकल्चर हुआ, माइनिंग हुआ, फिशरीज हुई, ये सारे के सारे सेक्टर्स में इन्वॉल्व जो लोगों की संख्या है वो ज़्यादा है, और उनसे जनरेटेड वाली जो इनकम होती है, जो मनी होती है, वो बहुत कम होती है। इसीलिए आपकी जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी है, वो अभी भी कैसी है, बोलेंगे ग्रोइंग है, मतलब अभी वो डेवलप्ड नहीं है प्रॉपर वे में, वो अभी डेवलपिंग है, वो अभी डेवलपमेंट कर रही है। और एक और आपको बता दूं, ये पीछे वाली बातें हैं, जैसे कि आप लोग को आगे चल करके पब्लिक फाइनेंस भी पढ़ना है, आपने बजट भी पढ़ना है, तो आपको एक और चीज़ मैं बता देती हूँ अनएम्प्लॉयमेंट के पहले ही, ठीक, कि इंडिया में जो आपका बजट आता है ना, ठीक, वो हमेशा कैसा आता है, घाटे का। कैसा आता है? घाटे का। रीज़न है क्योंकि अगर हम लोगों ने बजट को प्रेजेंट किया कैसा कि हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो उस प्रॉफिट के बजट की वजह से हम लोग को क्या देना पड़ेगा, जो हमसे भी ज़्यादा नीचे अर्थव्यवस्था के रूप से या अर्थव्यवस्था के फॉर्म में आपकी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं जो हमसे भी ज़्यादा नीचे हैं, पीछे हैं, उनको हमें लोन देना होगा। और हम लोग वो काम नहीं कर सकते क्योंकि अगर आप लोग देखेंगे सारा का सारा पैसा आपके जो नेता होते हैं उनकी जेबों में होता है, लेकिन पब्लिक के लिए आपकी प्रॉपर सड़कें नहीं होती और कोई भी प्रॉपर प्रबंध नहीं होते, मैनेजमेंट नहीं होते। तो हम लोग क्या करते हैं, हमेशा घाटे का बजट प्रिपेयर करते हैं। और इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, बजट, ये सारी की सारी चीज़ें आपने पढ़नी है। सिलेबस बहुत सारा है, मैं बहुत कम लिखवाती हूँ। अगर अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो आपको समझ में आया होगा कि आपके काम करने का मन है, लेकिन उसके बाद आपके पास डिग्री है, आपके पास स्किल्स हैं, लेकिन तब भी आप क्या नहीं कर रहे हो, आप काम नहीं कर रहे हो क्योंकि आपको काम नहीं मिल रहा, रोजगार नहीं मिल रहा। ऐसे इंस्टीट्यूशंस नहीं है, ऐसी संस्थाएं नहीं है जहाँ पे आपसे क्या लिया जाए, आपकी सर्विसेज लिए जाए। वो चाहे कोई भी सेक्टर हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो, और प्राइमरी सेक्टर तो आपके द्वारा ही होता है सारा का सारा काम। खैर, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो आपके कुछ 7 और 8 प्रकार के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, बेरोजगारियाँ होती हैं, उनको आप समझ लेंगे, सिर्फ मैं लिखवाऊंगी नहीं, आप थोड़ा थोड़ा लिखोगे। क्या, जैसे मैंने बोला, कौन सा, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। कौन सा? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक। तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है इसमें क्या होता है, देखिए भाई, आपका स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, सिंपल है, ये मेरा अपना खुद का मानना है कि जिस देश में आपका जो मेल कैंडिडेट्स हैं, जो पुरुष हैं, उनके पास ही काम नहीं है, तो वहाँ पे आप फीमेल्स को भी आप दौड़ में, काम की दौड़ में शामिल करके आपको क्या मिल जाएगा, तो आपने क्या करना है, तो और उसके बाद में हमारे कंपटीशन में कौन आ गई, मशीन्स, ठीक, कि लोगों के पास पब्लिक के पास काम नहीं है और आपने क्या कर दिया, उनको कंपटीशन करा दिया, किससे, मशीन से। यानी कि
आपके स्थान ले लिया किसने? मशीन से। और ऑब्वियस है कि प्रोडक्टिविटी मशीन्स की ज़्यादा होगी और आपकी कम होगी, आप ज़्यादा सामान नहीं प्रोड्यूस कर पाओगे, लेकिन जो मशीन्स हैं वो आपके प्लेस पे ज़्यादा सामान, ज़्यादा जो आउटपुट है वो दे सकेंगी। तो आपका बेसिकली बोला जाता है कि जो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होता है उसमें क्या होता है कि लोगों के स्थान पे मशीनों का प्रयोग करने की वजह से आप लोग क्या होता है, जब अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है तो जो अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसको आप लोग बोलते हो कौन सा? अनएम्प्लॉयमेंट। आपका स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट सिंपल से क्या लिखेंगे कि आप क्या क्या बोल सकते हैं, क्या? मशीन्स का प्रयोग ह्यूमंस के स्थान पर करने से होता है। क्या होता है? आपका स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट, पहली चीज। ठीक, दूसरी बात करेंगे अगर स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट, और इससे आपको बताएं अगर आपका स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट के देखेंगे बेनिफिट तो क्या होंगे इसमें। देखिए आपका इससे क्या होता है, आउटपुट अच्छा आता है। क्या होता है? आउटपुट हमेशा अच्छा आता है। किससे? स्ट्रक्चर से, काम से। ठीक, आपकी जो क्वालिटी होती है प्रोडक्ट की वो कैसी होती है? सेम होती है, क्योंकि अगर आप मशीन है, आपने उनके कुछ पैरामीटर सेट कर दिए तो उसी के आधार पे आपका प्रोडक्शन करेंगी, बनाएंगी चीज़ें, तो उसमें कोई भी चीज़ें नहीं होती। लेकिन एक चीज़ आपको सिंपल से समझने वाली ये है कि इन मशीनों को ऑपरेट भी हम ही लोग करते हैं। अगर हम ही लोग नहीं हैं, या आपसे बोला जाए कि आपके पास प्रॉपर क्या नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, और आपने एक मशीन तो लगा ली, सपोज आपका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है यहाँ पे आपका किसका? लिफ्ट्स का। किसका है? लिफ्ट्स का। हालांकि ये लिफ्ट है, इसके स्थान पे हम लोग इंसानों को यूज नहीं कर सकते थे। लिफ्ट है, हम लोग जीनों का प्रयोग करते थे। अब आपने देखिए इसके ड्रॉबैक्स देखिए, आपने जीनों के स्थान पे आप लिफ्ट लेके आए, लिफ्ट को ऑपरेट करने के लिए आपने एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया, आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, आपने दूसरों से टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया, आपने सीखा उस टेक्नोलॉजी का। जैसे एलिसा ओटिस थी, उन्होंने ओटिस एलिवेटर कंपनी का स्थापना करी थी और ये इंडिया की पहली एलिवेटर कंपनी है। अब क्या हुआ, आपकी कुछ लोगों को रोजगार तो मिल गया, लेकिन आपका जो लेवल ऑफ एक्सीडेंट्स है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी आपने अडॉप्ट करी थी, प्रॉपर हमारे पास टेक्निक्स नहीं थी, तो उस टेक्नोलॉजी के आपका बोलेंगे प्रॉपर तरीका ना होने की वजह से आपने इन्वेस्ट तो बहुत सारा कर दिया, लेकिन वो पैसा आपको नहीं मिल पाया, पहली चीज़। दूसरी चीज़, लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बिल्कुल चेंज हो गया। अभी वो जीनों को यूज़ करते थे, अभी वो क्या हो गए, फिजिकली वो अनफिट हो गए हैं। अभी उन लोगों को चलने के लिए वो जिम का सहारा लेते हैं, वो योगा का सहारा लेते हैं। अगर इन्हीं डेली एक्टिविटीज़ को अपनी लाइफस्टाइल में शामिल करते हैं, आप कई बार स्टेयर्स चढ़ें तो आप अपने आप से हेल्दी रहेंगे। अब आप हेल्दी नहीं है तो आप किसके पास जाते हैं? आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं। और ये पूरी की पूरी क्या है, चेन है। तो आपने क्या देखना है, आप अगर सिर्फ बात कर रहे हैं किसकी, क्वालिटी की बात कर रहे हैं कि आपका हर एक जो सामान निकल रहा है वो मशीन के द्वारा कट करके निकल रहा है, उसको सही तरीके से बन करके निकल रहा है, तो आपकी सही है चीज़। लेकिन उसको ऑपरेट करने के लिए भी स्किल्ड लोग होने चाहिए। अगर आप उनको स्किल्स नहीं प्रोवाइड करा सकते, आपके पास टेक्नोलॉजीज नहीं है, तो ये इस तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट आपके लिए, या बोलेंगे जो अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, ये देश के लिए अच्छा नहीं है। तो पहली चीज़ तो ये समझने वाली थी। और सिंपल सी चीज़ें, आप हर एक चीज़ को, अगर मैंने बोला कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो आप लोग क्या हैं, आप एसएससी एस्पिरेंट्स हैं, तो अपने हर एक चीज़ में, हर एक डायरेक्शन में क्या लगाना है, दिमाग लगाना है। यहाँ पे सिर्फ यही बात नहीं होती, बस आपको एक बेस समझना है क्या, कि मशीन्स का प्रयोग किया जा रहा है ह्यूमन बींग्स के रूप में, सिंपल। अब यहाँ पे क्या है, उनके रिजल्ट्स डिपेंड करते हैं कि आपने उसको कैसे इनपुट्स डाले हैं, वैसे ही वो क्या देगी, आउटपुट देगी। ये आपके ऊपर है। ठीक, दूसरा जो होता है उसको आप लोग बोलते हो कैसा, हिंदी में बोलेंगे इसको संरचनात्मक बेरोजगारी। ठीक, तो ये भी समझ लीजिए जिनको हिंदी इंग्लिश में थोड़ी सी दिक्कत होगी, संरचनात्मक है। नेक्स्ट होता है आपका डिसगाइज्ड। कौन सा होता है आपका? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक, अब ये जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है इसमें क्या होता है भाई, देखिएगा सबसे ज़्यादा इंडिया में अगर देखा जाए तो यही वाला अनएम्प्लॉयमेंट है, जहाँ पे आपको प्रॉपर टेक्निक्स नहीं पता, तरीके नहीं पता। सपोज करिए, मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल समझाऊंगी। ये है एक खेत, ठीक, इस खेत में आपका क्या हुआ, एक किसान जो थे, फादर थे, उनके 4 बच्चे हैं। ठीक, अब अगर वो 4 किसान और एक फादर जो किसान है वो भी मिल करके इस खेत में काम कर रहे हैं, और उनके द्वारा, क्योंकि जो एरिया है वो हमारे पास लिमिटेड है, अगर हम किसी भी क्रॉप को वहाँ पे क्या करेंगे, उगाने की कोशिश करेंगे, तो आपके चाहे 4 बंदे लग जाएं, चाहे 5, जो काम आपका 2 लोगों के एफर्ट्स डालने से हो सकता है, उसी जगह में आपके कितने लोग लगे हुए हैं, 4 लोग लगे हुए हैं। तो जो 2 लोगों का काम है वो तो कभी समझ में आ ही नहीं पाता। अगर वही 2 लोग किसी और जगह में जाकर के काम करते, इस खेत में ना लग करके होने की वजह से, तो वो ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते थे, उनको ज़्यादा अर्निंग पावर बढ़ सकती थी और आपका रेवेन्यू और ज़्यादा जनरेट हो सकता था। तो बेसिकली अगर आप बात करते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की, या आप बात करते हैं किसकी, छिपी बेरोजगारी की, इसको हिंदी में बोलते हैं क्या, छिपी बेरोजगारी। तो जब आप इसकी बात करते हो तो सिंपल से क्या होता है कि इस बेरोजगारी के तहत आपका
जिस चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हो उसमें लगने वाले लोगों की संख्या हमेशा कम होती है, लेकिन लगे हुए जो लोग होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। सामने से देख रहे हैं तो आपको ये लगेगा कि सारे के सारे लोग एम्प्लॉयड हैं, सब लोग लगे हुए हैं, सब काम कर रहे हैं, लेकिन उनके उस एरिया से जुड़े होने से या उस एरिया से जुड़े नहीं होने से जो आपकी जो रेवेन्यू है उसमें कोई भी फर्क नहीं आता। आपका खेत है, आपकी जगह है जहाँ पे आप 4 लोगों से भी वही काम ले सकते हो, और आप उस जगह में अगर 10 लोगों को लगाए हुए हैं तो वो जो 6 लोग जो बीच में दिखे हुए हैं वो साफ तौर पे दिख रहे हैं कि काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके काम के द्वारा आपका जो रेवेन्यू है उसकी मात्रा नहीं बढ़ रही है तो वो बेकार है, उसका कोई भी फायदा नहीं है। तो बेसिकली जो आपकी छिपी होती है, और ये आपको ऑब्जर्व करनी होती है कि यहाँ पे कितने लोग कितने आप प्रोडक्टिव हैं, कितना काम दे सकते हैं ना। तो आप बोलोगे क्या कि छिपी बेरोजगारी में सिंपल बोल सकते हो कि इस बेरोजगारी में अगर डेफिनेशन बोलेंगे क्या कि इस बेरोजगारी में साफ तौर पे दिखता है कि लोग एम्प्लॉयड हैं, लेकिन उनके काम में शामिल होने का या काम में शामिल नहीं होने का जो निकलने वाला आउटपुट है, जो निकलने वाला जो रेवेन्यू है, उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। वो प्रीवियसली भी उतना ही रहता है और आपके जुड़ने के बाद भी वैसा ही रहेगा, उसमें कोई भी खास परिवर्तन नहीं आएगा, है ना। तो आपने समझा किसके बारे में, आपने समझा बेरोजगारी में। अगर मैं इसको अब इतना पूरा लिखूंगी तो मेरी बोली का कोई फर्क नहीं है, आप कॉपी में देख सकते हैं। आपको सिर्फ समझना है क्या कि टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कौन कौन से होते हैं। आपने स्ट्रक्चरल पढ़ा, आपने डिस्गाइज पढ़ा, इसके बाद में आपका होता है जो आपका अनएम्प्लॉयमेंट, उस अनएम्प्लॉयमेंट का नाम है क्या, आपका फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। कौन सा है आपका फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, या इसी को आप लोग बोलोगे कौन सा, आपका घर्षणात्मक बेरोजगारी, है ना। जब इसकी बात करी जाती है, घर्षणात्मक बेरोजगारी की बात करी जाती है, तो इसमें क्या होता है, सिंपल है, आपका डिमांड एंड सप्लाई में जो परिवर्तन होता है उसकी वजह से आपकी जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है। यानी कि क्या है कि डिमांड तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन सप्लाई करने के लिए जिस चीज़ की हमें सप्लाई करनी है वो लोग नहीं हैं, या उसमें वो लोग जुड़े नहीं हैं, उसका प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा। तो आपका क्या है, जितनी डिमांड होनी चाहिए, सिंपल है कि हमें 100 यूनिट्स चाहिए, और उन 100 यूनिट्स को बनाने के लिए अगर 100 लोग इन्वॉल्व हैं, या बोलेंगे कि 100 लोगों की सप्लाई करनी है, तो आपका रेशियो कैसा है, बैलेंस्ड है, बराबर है कि जितना हमें प्रोडक्शन चाहिए था, जितनी हमारी डिमांड थी, उतना ही हमने सप्लाई करी, और आपका क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब आपको किसी की भी जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट है 100 और लोग हमारे पास उपस्थित हैं कितने, या बोलेंगे क्या कि डिमांड है हमारे पास 100 की, लेकिन सप्लाई कितने की हो रही है, 40 की। अगर आपके पास बोला जाए क्या डिमांड कितने की है, 100 की है, और आपकी जो सप्लाई हो रही है वो कितने की हो रही है, 40 की हो रही है। यानी कि जो 60 यूनिट्स हैं वो हम लोग नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे। क्यों नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास बंदे नहीं हैं, वो वाले बंदे जो इस चीज़ का क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं। या आप बोलोगे क्या कि यहाँ पे इतना अंतर हो जाता है कि प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में रहता है, और उसके बाद में आपको इस पीरियड में, सपोज करिए कि 1 महीने में आपको ज़रूरत पड़ती है 100 यूनिट की, और उस अगले महीने में भी आपको 100 यूनिट की ही आवश्यकता होगी, ऐसा हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। आपको कुछ ना कुछ आपका एक लेवल सेट करना होता है कभी भी किसी भी कंपनी के द्वारा कि हमें कितना प्रोड्यूस करना है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, कि किसके लिए बनाना है, क्या बनाना है, क्यों बनाना है और कितना बनाना है। सबसे बड़ा प्रश्न कि कितना बनाना है, ये क्या करते हैं किसी भी कंपनी का जो अपर डिपार्टमेंट होता है या क्लास होता है वो इसको डिसाइड करता है कि हमें कितना बनाना है। ठीक, अब कितना बनाना है, बनाना हमें 100 है 1 मंथ के लिए, और अगले महीने में भी हमें क्या बनाना है, दूसरा 1 मंथ में 100 बनानी है यूनिट। लेकिन इसी महीने की अगर 100 यूनिट आपकी बन नहीं पा रही हैं, या 100 यूनिट बन गई हैं या वो बिक नहीं पा रही, उनकी डिमांड ही नहीं हो रही है, तो अगर जो नेक्स्ट मंथ होगा उस मंथ में आपकी जो 100 यूनिट्स हैं उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि इस महीने भी हमारी कितनी सिर्फ 60 यूनिट्स आपकी क्या हो पाएंगे, सोल्ड आउट हो पाएंगे, बाहर निकल पाएंगे, बिक पाएंगे। तो 40 यूनिट अभी भी हमारे पास बची हुई हैं, और अगर इन 40 यूनिट को हम अगर नेक्स्ट मंथ में जोड़ दें तो उस मंथ में हमें क्या करना पड़ेगा, 40 यूनिट्स का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। अब अगर 40 यूनिट्स का प्रोडक्शन हमें कम करना है क्योंकि डिमांड उनकी कम हुई है, तो उन बंदों को जो कंपनी में लगे हुए तो उनको क्या कर दिया था, उनकी छटनी कर दिया था, उनको निकाल दिया था, क्योंकि अब हमें 40 यूनिट्स नहीं प्रोड्यूस करवानी है। तो जो काम हमारे 3 बंदे मिलकर कर सकते हैं उसके लिए हम चौथा बंदा मिला करके 4 बंदे क्यों लगाएंगे। तो समझ में आया कि जब आपकी डिमांड में और सप्लाई में, मार्केट में अंतर होता है और उस आधार पे आप लोग क्या करते हो, बंदों की छटनी करते हो, तो जिस प्रकार का अनएम्प्लॉयमेंट निकलता है या जनरेट होकर आता है सामने आपके, तो उसको आप लोग बोलते हो कौन सा, आपका फ्रिक्शनल यानी कि घर्षणात्मक कौन सी बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी। और इसमें आप समझ लो क्या लिखोगे आप, डिमांड सप्लाई में डिफरेंस की वजह से उत्पन्न होती है। किसकी वजह से, डिफरेंस के कारण। ठीक, कौन सी होती है, आपका फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। अगर नेक्स्ट अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें आप लोग, तो आप लोग बोलोगे कैसा, आप लोग बोलोगे एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। कौन सा बोलोगे आप लोग, एजुकेटेड
एम्प्लॉयमेंट, ठीक। अब ये कैसा अनएम्प्लॉयमेंट है आपका, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या होता है कि इसमें लोग पढ़े लिखे होते हैं, उनके पास डिग्रीज भी होती हैं, सब कुछ होता है, बोलेंगे इसको हिंदी में शिक्षित बेरोजगारी, ठीक। आप सभी लोग शिक्षित हो, सिंपल। अगर आपने क्या किया हुआ है, आपने 12th क्लियर किया हुआ है, आपने 10th क्लियर किया, आजकल तो हालांकि लोग इतनी सारी पढ़ाइयाँ करके आते हैं, इतनी सारी पढ़ाइयाँ करने के बाद भी, बहुत सारी स्किल्स होने के बाद भी, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है, पब्लिक बहुत ज़्यादा है। आप एसएससी की ही बात कर लीजिए, आपके एसएससी चल रहा है, हम सब लोग इतनी सारी पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक। और सिंपल सी बात अगर बोली जाए इसमें क्या, कि चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, इतनी सारी हर एक सब्जेक्ट की तैयारी करने के बाद अगर आप सिर्फ जीएस की तैयारी करते हो तो आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज हो जाती है। आप मैथ्स की पढ़ाई करते हो, आपको मैथ्स की नॉलेज है, आपको रीजनिंग की नॉलेज है, आपको टाइपिंग भी आती है, आप हर तरीके से आपको सब कुछ आता है। कंप्लीट नहीं आता लेकिन थोड़ा थोड़ा सा आता है, लेकिन तब भी अगर सरकार, भारत सरकार आपको रोजगार नहीं दिला पा रही है, यानी कि समझ रहे हैं, एजुकेटेड मैंने इसीलिए बोला कि आपके पास डिग्रीज भी हैं, आपके पास नॉलेज भी है और आपके पास स्किल्स भी हैं, और इसके बाद भी अगर भारत सरकार आपको काम नहीं दिला पा रही है, काम नहीं दे पा रही है, तो आप लोग उस कैटेगरी में आओगे जहां पे आपके पास जो आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट होगा वो उस कैटेगरी का होगा, जिसको आप लोग बोलोगे कैसा, आपका एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। यानी कि आप सब लोग पढ़े हो, आपके पास स्किल्स भी हैं, लेकिन तब भी आपके पास काम नहीं है। और आप लोग क्या नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते कि आप अपनी पढ़ाई को छोड़ करके आप कुछ दिन के लिए कमाने निकल जाओ, क्योंकि अगर आप कमाने निकल जाओगे तो आपकी जो पढ़ाई है वो आप भूल जाओगे। एक सिंपल आपका कुछ समय का रिटेंशन पावर होता है, आप वो भूल जाओगे, क्योंकि प्रैक्टिस में नहीं रहेंगी चीज़ें, फिर आपकी स्पीड भी कम हो जाएगी, आपकी स्किल्स भी कम हो जाएगी। ऐसे बोलते नहीं है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। मैथ्स मुझे भी आती है, लेकिन मैंने एसएससी की तैयारी छोड़ करके मैंने स्टार्ट कर दी तैयारी पीसीएस लेवल की, तो मैथ्स में मेरी क्वेश्चन में सॉल्व कर लेती हूँ। लेकिन आप लोग जिस तरीके से आप लोग रेगुलर डेली टू डेली बेसिस पे पढ़ते हो, वर्क करते हो, मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हो, मेरी उतनी स्पीड नहीं होगी। समझ लूंगी, क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगी, लेकिन मेरी इतनी स्पीड नहीं होगी, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस नहीं करी है, ठीक है। ऐसा ही आप लोगों की तरफ है, या आपके लिए भी है कि अगर इस साल की एसएससी की नौकरियां आपकी जो बोल दी गई हैं, डिले कर दी गई हैं या पोस्टपोन कर दिया गया, आपका रिजल्ट स्टे लगा दिया गया रिजल्ट पे, तो उसका बेसिक इफेक्ट या इम्पैक्ट क्या होगा कि अगर आप छोड़ करके, क्योंकि आपको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पैसे कमाने की, आप उसको छोड़ के किसी और काम में लग जाते हो, तो कहने को तो आप एम्प्लॉयड होगे, लेकिन आपको आपके लेवल की, आपके रेंज की जो जॉब नहीं मिल रही, इसलिए आपका अनएम्प्लॉयमेंट कैसा होगा, आपका एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट होगा। क्लियर, ठीक। अभी क्या है, आपके 4 पढ़ लिया आपने, एक और है, बस नाम ही लिख रही हूँ और उससे ज़्यादा आप लोग कुछ कर भी नहीं सकते, ऊपर वाले हटा रही हूँ, समझ लीजिएगा फिर से। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि आपका जब आपके स्थान पे मशीनों का प्रयोग कर रहे हैं, मशीनों ने आपकी जगह ले ली, आपके पास काम नहीं है, या लोगों को कम कर दिया गया क्योंकि मशीनें ज़्यादा आउटपुट निकालेंगी और आपका आउटपुट कम होगा, ठीक। तो आपका कौन सा होगा, स्ट्रक्चर्ड अनएम्प्लॉयमेंट होगा। बात करेंगे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इसमें क्या होगा, लगना 4 लोगों का है, लग रहे हैं 14 लोग, यानी कि जो 10 लोग लगे हुए हैं, एक्स्ट्रा लगे हुए हैं, तो दिखने में तो लग रहा है कि हाँ ये लोग काम कर रहे हैं, कि उनके पास रोजगार है, लेकिन वो रोजगार अगर 14 लोगों से भी वही आउटपुट निकल रहा है और 4 लोगों से भी वही आउटपुट निकल रहा है, तो हमारा अगर आउटपुट नहीं बढ़ रहा है तो हमारा जो काम है उसके अकॉर्डिंग हमें सैलरी भी नहीं मिलेगी। तो अगर आप दूसरी जगह में काम करते हो तो आप ज़्यादा अच्छी तरीके से अर्न कर पाते, तो आपकी कैसी होती है, छिपी हुई बेरोजगारी होती है। साफ तौर पर देखते हो कि हमारे पास रोजगार है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग आपको वेजेस नहीं मिलते हैं ना। अगर बात करेंगे फ्रिक्शनल की, तो मार्केट में अगर डिमांड एंड सप्लाई नहीं है किसी चीज़ की, मान लीजिए डिमांड ज़्यादा है लेकिन आप प्रोडक्शन उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपके पास स्किल्स नहीं है, तो भी आप अनएम्प्लॉयमेंट हो। अब अगर बोला जाएगा कि सप्लाई बहुत ज़्यादा है लेकिन आपके प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं है, पहले ही से प्रोडक्ट रखा हुआ है, जैसे हम लोग देखते नहीं है कि विंटर्स आ गया, यानी कि सर्दी आ गई, तो वुलन्स की बहुत ज़्यादा हम लोग क्या किया, लेटेस्ट स्टाइल का, अरे सिंपल सा बहुत अच्छा सा है आपका शरारा, सुना होगा, शरारा शरारा गाना का आया था ना, तो वो शरारा वाला जो ड्रेस होती है, जो नीचे पूरी बॉटम्स होते हैं बहुत ज़्यादा वाइड होते हैं, तो वो जो ड्रेस होती है उनका एक सिंपल सा, उनका एक टाइम पीरियड था कि वो मार्केट में बहुत ज़्यादा चला, तो लोगों ने बहुत ज़्यादा बल्क में उसका क्या कर दिया, प्रोडक्शन कर दिया। लेकिन अभी क्योंकि वो स्टाइल फॉलो नहीं करी जा रही है, तो लोगों ने एकदम से उसको छोड़ना चालू किया। अब जो यूनिट आपके पास बन गई हैं, या जो कारीगर वो स्पेशलिस्ट था उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप लोग भी उसी एक कैटेगरी में आ जाओगे, है ना। तो आपका कौन सा बोला जाएगा, आपका फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाएगा। अगर बोला जाएगा एजुकेटेड वाला, जब आपके पास डिग्रीज भी हैं, एजुकेशन भी है, नॉलेज भी है, स्किल्स भी हैं, इवन देन आपके पास काम नहीं है, तो आप लोग किस कैटेगरी में आओगे, आप लोग आओगे एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में, है ना। चलो भी इसके बाद में आपकी जो आने वाली हैं उनके बारे में भी पढ़ लेंगे, बेरोजगारियाँ। और वैसे तो करना क्या चाहिए कि सबको काम करते रहना चाहिए। अगर आपको अपनी फील्ड नहीं छोड़नी, से मुझे मेरी फील्ड नहीं छोड़नी थी, तो मैं अभी एम्प्लॉयड भी हूँ, मैं टीचिंग भी कर रही हूँ, मैं प्रिपरेशन भी कर रही हूँ, तो ये आप भी कर सकते हो कि अगर आप मैथ्स तैयारी कर रहे हो,
मैथ्स अच्छी है तो आप मैथ्स के टीचर बन जाओ, तो उससे आपको क्या हो जाएगी, आपकी अर्निंग भी हो जाएगी, आपका सब्जेक्ट भी आपसे नहीं छूटेगा और आपकी तैयारी भी होती रहेगी, है ना। खैर, इसके बाद में आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट, इसको आप लोग बोलोगे कौन सा, आपका सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। कौन सा, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक, अब भाई देखिए, सीजनल सीजन से रिलेटेड है, यानी कि हर एक चीज़ का एक लिमिटेड समय होता है। अगर आप बात करें कि जैसे कि मैंने बोला क्या, फायर क्रैकर्स के जो आपके क्या होते हैं, वेंडर्स होते हैं, कि वो उनको सिर्फ फायर क्रैकिंग का जो मटेरियल होता है, यानी कि जो पटाखे होते हैं उनको बनाने का ही बहुत ज़्यादा आइडिया होता है। तो पूरे साल भर आपके पटाखे नहीं यूज़ किए जाते, वो उनका एक समय है कि हम लोग को पता है कि दिवाली पे ही पटाखे फोड़ने और छोड़ने और जो भी करना है वो हम लोग को करना है। हालांकि मेरे लिए अच्छा नहीं है, हमें पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी कि आपको अगर आपका उस तरीके का रोजगार है, आपके पास एम्प्लॉयमेंट है या सीज़न है, इसका एक सीज़न चला कि हमारे सिर्फ उसी वक्त में क्या होते हैं, पटाखे आते हैं। वुलेंस की बात करें, सिर्फ सर्दियों में पहनते हो आप, पूरे साल भर उसको नहीं पहनते हो, तो आप साल भर उसका प्रोडक्शन भी नहीं कर सकते क्योंकि उसकी डिमांड ही नहीं है। अगर बोला जाए सिर्फ मैंगो का, कि अगर आम का बात करें तो एक किसान जिसके आम के बाग हैं, अब पेड़ को तो हटा नहीं सकते, अगर छोटे आप किसान होते, फार्मर होते, तो आप क्या करते कि आप अपनी क्रॉप को चेंज कर सकते थे, आप क्रॉप साइकिल अपना दूसरा उसको कन्वर्ट कर सकते थे। लेकिन अभी आपने देखा क्या कि आपकी आम के बगीचे हैं, अब आम का तो अपना टाइम पीरियड है ना, कि गर्मियाँ आएंगी तब आपका आम पेड़ में होगा, उसके पहले नहीं होगा आम, तो अब आपके पास रोजगार नहीं है, आप उसके कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो बेसिकली सीजन पे, होली है तभी पिचकारियाँ यूज़ होती हैं, है ना, तो आप इसको आइडिया लगा सकते हो कि इसमें आपका जब सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, इसमें आपके पास कुछ समय के लिए काम होता है, साल के कुछ महीने काम नहीं होता और कुछ समय के लिए आपके पास क्या होता है, काम होता है। हालांकि अगर आप देखोगे बहुत सारी टेक्निक्स हैं, जैसे मैं बोलती हूँ क्या, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा ये समझा हुआ चीज़ें हैं कि 3 ऐसे वर्क होते हैं, बिजनेस होते हैं, जिसमें आपको 3-4 ऐसे वर्क होते हैं, 3 बोलेंगे वैसे कि, जैसे कि आपका स्कूल्स, आप स्कूल्स खोल लीजिए, आपको बहुत इनकम होगी। ठीक, अब स्कूल में आएगा कौन, बच्चे, है ना, तो आप मैरिज हॉल खोल लीजिए, क्योंकि आप शादी करोगे, आप रिप्रोडक्ट करोगे, आपके बच्चे होंगे। अब बच्चे हो गए, आप कहाँ जाओगे, हॉस्पिटल जाओगे, कहाँ पे होंगे ना, हॉस्पिटल्स में होंगे, तो आप हॉस्पिटल यानी कि आप डॉक्टर बन जाइए, आप कभी भी गरीब नहीं रहोगे। आप स्कूल्स खोल लीजिए, आप कभी भी गरीब नहीं रहोगे। आप अगर शादी के मैरिज हॉल खोल लोगे तो पूरे साल पता नहीं किसको शादी करनी होती है, तो आप कभी भी मतलब अनएम्प्लॉयड नहीं रहोगे, आपके पास पूरे टाइम काम रहेगा, है ना। तो ये 3 चीज़ें आप लोग कर सकते हो, इससे आपको बहुत सारा काम मिलेगा। खैर, अभी क्या है कि आपका जब सीजनल की बात करें तो साल के कुछ महीनों के अलावा आपके पास नॉर्मली क्या होता है, काम होता है। आम के बगीचे है ना, तो आम का बगीचे में आप इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हो उसको, सिर्फ गर्मियों में आपका आम हो जाएगा, बाकी सर्दियों वर्दियों में आप लोग क्या करोगे, आप उसी आम को कोल्ड स्टोरेज में दे सकते हो, जो आपने यूज़ किया उससे आप उसका बेनिफिट ले सकते हो, है ना। आप फायर क्रैकर हो, आप सिर्फ दिवाली में उसको यूज़ करोगे और शादियों में यूज़ करोगे, पागल लोग, है ना, शादियों में यूज़ करोगे। और उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, आप अगर रंग का, यानी कि होली दिवाली चल रही है, होली चल रही है, तो आप रंगों का भी व्यापार स्टार्ट करो। तो सीजनल में आपको इसी तरीके का क्या मिलता है, रोजगार मिलता है, उसके अलावा आपके पास काम नहीं होता है ना। उसके बाद अगर आप बात करेंगे किसकी, आपका ओपन अनएम्प्लॉयमेंट की, किसकी, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट की। ठीक, तो ये क्या होता है देखिएगा भाई, सिंपल सी है। और मैं सब्जेक्ट को बताने से पहले बहुत ज़्यादा उसको प्रैक्टिकल बना लेती हूँ, उसको इतना फील कर लेती हूँ कि वो चीज़ आप भूल ही नहीं सकते थोड़े बहुत टर्म्स के अलावा, है ना। और सीजनल वाला आप लोग नहीं बोलोगे। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, जैसे सिंपल सा एग्जांपल लेंगे हम, जैसे हम लोग सब लोग हैं अपने अपने शहरों में रहते हैं, ठीक है, लेकिन शहर में रहने वाला इंसान और कितना त्रस्त है, कितना फ्रस्ट्रेटेड है, इसके बारे में गांव के लोगों को आइडिया नहीं होता। हमने क्या किया, हम रहते हैं फलाना गांव से, सपोज करिए किसी गांव से रहते हैं। अब गांव का एक लड़का खूब सारी पढ़ाई करी, उसने 10th क्लियर किया और 10th क्लियर करने का 12th क्लियर किया, बहुत पढ़ाई कर ली गाँव में, क्योंकि लोग कम पढ़ाई करते हैं, तो उसने पढ़ाई कर ली और उसने अपने गाँव को छोड़ करके पलायन कर दिया, स्केप कर दिया, गांव अपना छोड़ा और आकर के कहाँ पे आ गया, शहर में आ गया। ये सोच करके कि मैं शहर आऊँगा तो मुझे बहुत सारा क्या मिलेगा, मुझे बहुत सारा रोजगार मिलेगा, काम मिलेगा। लेकिन जैसे वो शहर में आता है वो स्थिति देखता है कि यहाँ के जो युवा हैं, यहाँ का जो नौजवान है, वो ऑलरेडी क्या है, उसके पास काम नहीं है, उससे परेशान है, समझ रहे हैं। तो आपका जब बात करी जाती है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट की, खुली अनएम्प्लॉयमेंट की, तो खुली बेरोजगारी की, तो इसमें क्या होता है, गाँव से शहर की तरफ पलायन करने वाले वो युवा वर्ग जो इस आस में आते हैं कि उनको शहर में काम मिल जाएगा, लेकिन उनको शहर में काम जब नहीं मिलता, तो वो कैटेगरी जो होती है, या वो लोग जो अपने अपनी जगहों को छोड़ करके किसी शहर में आते हैं, पर्टिकुलरली किसी काम के, जैसे दिल्ली पहुंच जाइए, बहुत सारे लोगों को बहुत सारे काम मिल जाएंगे,
उस उम्मीद से आते हैं, तो आपका जिस कैटेगरी में आते हैं उनको आप लोग बोलते हो कौन सा, आपका ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि खुली बेरोजगारी। हर तरफ खुला है, शहर में भी काम नहीं है, गांव में भी काम नहीं है। भाई काम आपने बनाना है, सरकारें काम नहीं देती हैं। अपना सोच लीजिए कि चाय का ठेला लगाना है कि क्या लगाना है, ये आपका लेवल है, आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो सरकार काम नहीं दे सकती, सरकार कुछ नहीं कर सकती, सरकार कुछ भी नहीं कर सकती, है ना। तो अगर आपकी बात करी जाएगी किसकी, अंडर अनएम्प्लॉयमेंट की, अंडर अनएम्प्लॉयमेंट की। और ये ऐसी चीज़ें जो बहुत जनरल हैं, लेकिन आप लोग क्या करोगे, सब बुक्स उठाओगे तो बुक्स में भाषा ऐसी ऐसी लिख दी जाती है कि आपका मन ही नहीं करता पढ़ने का। तो बताओ हटाओ यार, वो इकोनॉमिक्स हटाओ, उसके शब्द ही समझ में नहीं आते हैं। अंडर एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट लिखा हुआ है, एम्प्लॉयमेंट है, अंडर एम्प्लॉयमेंट बोलेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता, ये अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है या अनएम्प्लॉयमेंट, चलो अच्छा कर लो, ठीक। इसमें क्या होता है कि जब आप सीजनल की बात कर रहे थे तो आपको तब भी 5 से 6 महीने काम मिल जाता था, आप काम कर लेते थे, साल भर में आपने कुछ भी करके 5 से 6 महीने काम कर लिया। लेकिन जब आप बात करते हो अंडर एम्प्लॉयमेंट की, तो इसमें आपको साल भर के सिर्फ, मतलब बोलेंगे साल के सिर्फ 1 से 2 मंथ में ही क्या मिलता है, महीनों में ही क्या मिलता है, महीनों में काम मिलता है, ठीक। अब ये कौन सा काम है भाई कि आपको सिर्फ साल में 1 महीने। तो अगर आपका ऑफलाइन क्लास होती है मैं ज़रूर पूछती कि इधर कौन से आप एग्जांपल दे सकते हो। ये सीजनल था तो आपका प्रॉपर सीजन है, कोई भी सीजन है भाई, 3 सीजन होते हैं ना। अगर 12 मंथ्स को आप डिवाइड करोगे तो 4 महीने तो आपको मिल गया, 4 काम मिल गया। अब 4 महीने आपको अगर मिले हैं तो उसके पहले से तैयारी होने लगती है, उसके 1 महीने बाद तक क्या होती है, तैयारी होती है, तो 5 से 6 महीने आपको काम मिल जाता है सीजनल में। लेकिन अगर आप बात करोगे किसकी, अंडर एम्प्लॉयमेंट की, तो इसमें वो कौन सी कैटेगरी की जॉब आती है जिसमें आपको इसमें काम मिलता है। तो जो मैंने शादी का बोला था कि इसमें क्या होता है, वैसे तो पूरे साल ही शादी करते थे, जब मन करता है तब शादी करते, तो इसको नहीं ले सकते। लेकिन आपका इसमें सिर्फ 1 से 2 मंथ का टाइम मिलता है या काम मिलता है। आप बोलोगे RTR फाइल करना, जैसे रिटर्न फाइल करते हैं ना, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, तो आपका कब होता है कि आपका जब, जैसे कि आपका फाइनेंशियल ईयर एंडिंग क्या होती है हमारी, 31 मार्च, है ना। तो इसमें क्या होता है, अभी डेट आज का ही न्यूज़पेपर में पढ़ रही थी, उसमें लिखा था 31 अक्टूबर तक RTR फाइल करने की क्या कर दी गई है, डेट एक्सटेंड कर दी गई है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा जागरूक होते हैं, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा रिटर्न फाइल करने होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, पहले से तैयारी कर लेते हैं। या बहुत स्मार्ट लोग भी होते हैं कि साल भर बच्चों को ट्यूशन नहीं लगवाएंगे, है ना, लेकिन क्या करेंगे कि जब एग्जामिनेशन आने वाले हैं उसके पहले क्या करेंगे, 1-2 महीने के लिए ट्यूशन लगवा देंगे। तो इनको, उन लोगों को सिर्फ 1-2 महीने का ही काम मिलता है। जैसे हम लोग बोलेंगे कोचिंग मंडी वालों की बात करेंगे, तो इसमें क्या होता है कि आपका जब आपके एकेडमिक्स एग्जाम नहीं चल रहे होते, जब बच्चे प्रॉपर तैयारी कर रहे होते हैं, उस वक्त उन लोगों को क्या होता है कि अपनी मजाक अपने आप से उड़वा रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं। वो हमारे लिए अच्छा होता है कि हम लोग पढ़ाई कर पाते हैं। लेकिन इसमें होता है क्या है, बेसिकली आप बोलेंगे क्या कि जैसे कि आपका नवंबर दिसंबर के टाइम पे आपके क्या होते हैं, हाफ ईयरली एग्जाम्स होते हैं कॉलेज गोइंग में। अब अगर आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए ना, आप ग्रेजुएट ही नहीं हो और उसके बाद आपको क्या करना है, आपने काम करना है, आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, तो आप अगर आप ग्रेजुएट ही नहीं हो तो आप क्या करोगे सीजीएल की तैयारी करके। तो एग्जामिनेशन के टाइम में हम लोग क्या करते हैं, जॉब छोड़ देते हैं। जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर क्या होती है, भीड़ लगती है पढ़ाने के लिए, लेकिन ये जो महीने होते हैं हम लोग ढूंढते हैं वो कोचिंग्स जहाँ पे हम लोग क्या कर सकें, हम अपना ग्रेजुएशन लेवल का पढ़ाई कर सकें। तो इसमें आपको सिर्फ मंथ के या साल के 1 से 2 महीने में क्या मिलता है, काम मिलता है, सारा काम नहीं मिलता। तो आप लोग बोलोगे क्या, आपका जो अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है इसमें सिर्फ आप लोग 1 से 2 महीने का काम कर पाते हो, ठीक। उसके बाद अगर अनएम्प्लॉयमेंट आपका कितने हो गया, आपका सीजनल हो गया, आपका ओपन हो गया, आपका अंडर हो गया, फ्रिक्शनल हो गया, एजुकेटेड हो गया, डिस्गाइज हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, ये कुछ 7 प्रकार के आपने अनएम्प्लॉयमेंट पढ़े। अभी आपका क्या है, सब बेरोजगार हो यार, किसी भी कैटेगरी में अपने आप को डिवाइड कर लेना, डिफाइन कर लेना कि हम लोग किस में आ रहे हैं ना। अभी क्या करेंगे, जिनके पास काम है, जिनके पास सब कुछ है, लेकिन जिनकी करने की इच्छा ही नहीं है, वो अनएम्प्लॉयमेंट में नहीं आते। तो आपने अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ा। अभी क्या है, आपने पढ़ना है क्या कि इन्फ्लेशन क्या है, सबसे ज़्यादा बहुत चल रहा है ना आजकल इन्फ्लेशन, महंगाई, हे राम। चलो भैया आ जाओ, देखो भाई, इन्फ्लेशन और एक और चीज़, मुद्रास्फीति, मुद्रा अविस्फीति, मुद्रा अपस्फीति। अब ये सब नहीं करेंगे हम लोग, सिर्फ इन्फ्लेशन पढ़ेंगे और इन्फ्लेशन नहीं पढ़ेंगे। इन्फ्लेशन देखिए भाई, इन्फ्लेशन अभी का तो है नहीं कि अभी से इन्फ्लेशन हुआ। पहली चीज़, सिंपल सी चीज़ आपको बताऊं कि इन्फ्लेशन जो महंगाई है, शब्द आया, इसको बहुत साधारण भाषा में अगर हम लोग ब्रेक, ये है थोड़ा इंटरेस्टिंग वाला टॉपिक, वो तो आपका ऐसे ही था। अगर बहुत ज़्यादा साधारण भाषा में, क्योंकि पार्ट है तो आपको कवर करना ही करना है, बहुत सिंपल सी साधारण सी भाषा में अगर हम लोग इन्फ्लेशन को बोलेंगे तो हम लोग समझेंगे क्या कि जो आपकी जो रुपये होता है या आपकी जो मुद्रा होती है, क्या होती है, आपकी जो मुद्रा होती है उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है,
घट जाती है। क्या होती है? घट जाती है। और उस वैल्यू या उस करेंसी से, उस मुद्रा से आप जो भी क्या कर रहे हो, आप जो प्रोडक्ट ले रहे हो यानी कि जो उत्पाद ले रहे हो, उस उत्पाद की कीमत कैसी है, उसकी वैल्यू कैसी है? ज़्यादा हो जाती है। कैसे हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है। तो आप बोलोगे क्या कि प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा है, हम कितना भी पैसा खर्च करेंगे लेकिन वो प्रोडक्ट क्या करके आएंगे? लेके आएंगे। अल्टीमेटली वो प्रोडक्ट हमारी जेब में होना चाहिए, यानी कि पैसे को पानी में बहाएंगे लेकिन प्रोडक्ट तो ज़रूर लाएंगे। एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि आपने बोला क्या तरीका है याद करने का? क्या, जब किसी भी देश की करेंसी या मुद्रा में उसकी जो वैल्यू होती है वो कैसे होती है? घट जाती है, तथा उस वैल्यू या उस करेंसी से खरीदे जाने वाले उत्पाद की कीमत बढ़ जाती है, तो आप बोलते हो इसको क्या बोलते हो? इन्फ्लेशन बोलते हो, मुद्रास्फीति बोलते हो, महंगाई बोलते हो, साधारण सी भाषा। एक और बोल सकते हैं कि जब आपकी मार्केट में मुद्रा होता है उसका फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो करेंसी होती है उसका फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी कि हर तरफ पैसा, हर तरफ पैसा, जेब निकालो पैसा, हर तरफ पैसा पैसा पैसा। तो पैसा पैसा अगर हर तरफ हो जाएगा तो आपका क्या होगा कि मार्केट में मुद्रा का फ्लो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उन प्रोडक्ट्स का जो उत्पाद हैं जो आप लोग क्या कर रहे हैं, खरीदने वाले हैं, उनकी सप्लाई कैसी है? बहुत कम है। तो जब सप्लाई कम होती है और जो आपकी मुद्रा, जो आपकी पैसा होता है, जो आपकी मनी होती है, उसका फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, तो आप अल्टीमेटली बोलोगे क्या हो गया? आपका इन्फ्लेशन हो गया। तो इतना समझ में आया, लेकिन कारण क्या है ना? तो कारण समझना है तो आपके बहुत सारे जो इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्री थे, उन्होंने कुछ कारण निकाले। किसके? मुद्रास्फीति के, यानी कि महंगाई के, यानी कि किसके? इन्फ्लेशन के, है ना? ये सही नहीं बन रहा, देखो भाई, इन्फ्लेशन। देखिए, तो इन्फ्लेशन के क्या है? हमने लिखा कारण। अब ये कारण क्या है? तो आपने दो पीरियड्स में इसको क्या करके रखा? तोड़ करके रखा, ठीक। एक हुआ आपका प्री 1970, यानी कि 1917 के पहले हमारे हिसाब से, हमारे दिमाग के अकॉर्डिंग मुद्रास्फीति क्या होती थी, उसका रीज़न। और एक आया आपका पीरियड, इसको बोला आपने कौन सा? पोस्ट 1970, यानी कि 1970 के बाद आपकी जो डेफिनेशन थी मुद्रास्फीति की वो बिल्कुल चेंज हो गई, उसकी परिभाषा ही बदल गई। अब अगर आप प्री की बात करेंगे 1970 की, तो इसमें भी हमने बोला कि दो रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से आपकी क्या हो सकती है? इन्फ्लेशन इंक्रीज हो सकता है। तो दो रीज़न क्या थे? एक थी आपकी क्या? डिमांड पुल। क्या थी आपकी? डिमांड पुल। और आपकी एक मिनट, आपकी एक थी, आपका जो रीज़न था उसका नाम था क्या? आपका डिमांड पुल। और जो दूसरा था उसका नाम था आपका क्या? कॉस्ट पुश। क्या था आपका? कॉस्ट पुश, ठीक। तो ये दो रीज़न है, ये दो कारण है जिसकी वजह से क्या हुआ? आपका जो इन्फ्लेशन था वो इंक्रीज हो गया। डिमांड पुल की बात करेंगे तो डिमांड पुल में क्या होता है? जो प्री 1970 का पीरियड था उसमें आपका क्या हुआ कि ये जो डिमांड पुल वाला रीज़न था, यानी कि आपका जो प्रोडक्ट आप मार्केट में ला रहे हो उसकी क्या हो गई है? डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और आपका डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई बहुत कम है, तो आपका क्या हो जाएगा अल्टीमेटली? जैसे कि मैंने बोला ना कि कोई प्रोडक्ट है तो उस प्रोडक्ट का सिंपल से आप देखोगे कि उस प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन सप्लाई बहुत कम है, तो आपका क्या हो जाएगी? जो इन्फ्लेशन उसकी वजह से इंक्रीज होगा उसको आप लोग बोलोगे कैसा? आपका डिमांड पुल, यानी कि डिमांड ज़्यादा है, ठीक, लेकिन सप्लाई कैसी है? सप्लाई कम है, तो आपका क्या हो जाएगा? डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो गया, एक रीज़न हो गया। अब दूसरा क्या देखा हम लोग ने? बोला कि दूसरा जो कॉस्ट पुश का आपका रीज़न था उसमें क्या हुआ कि आपका कॉस्ट पुश का बेसिक रीज़न ये था कि आपके जो भी प्रोडक्ट आप लोग डिमांड करते हो, अभी तो क्या थी? उनकी डिमांड और सप्लाई में डिफरेंस है, इसके लिए आपका इन्फ्लेशन इंक्रीज हो चुका था। लेकिन जब आप बात करते हो कॉस्ट पुश की, तो उसमें क्या हुआ कि ये जो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन था इसमें प्रोडक्ट की जो कॉस्ट थी वही बढ़ गई। समझ रहे हैं आप लोग? कि सपोज करिए हमें क्या बनाना है? हमें यही बनाना है मार्कर, ठीक। अब हमें क्योंकि ये मार्कर बनाना है तो ये मार्कर को बनाने की जो कॉस्ट है, यानी कि जो इसको रॉ मटेरियल है वो महंगा मिलने लगा। हमारा जो प्लेस है वो चेंज हो गया, यानी कि अभी तक हम जिस प्लेस में रह रहे थे वहाँ पे हमारे रॉ मटेरियल के बहुत सारे जो सोर्सेस थे वो आगे पीछे थे या आसपास में थे, तो आने वाला जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस थे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थी, वो भी कैसी थी? कम थी। लेकिन अभी क्या हो गया है कि आपका ये सारी चीज़ें बहुत दूर हो गई हैं, अल्टीमेटली आपको जो प्रोडक्ट है जिसको आपको बेचना है मार्केट में उसकी क्या हो गई है? कॉस्ट ही बढ़ गई है। अब क्योंकि कॉस्ट बढ़ गई है प्रोडक्ट की तो आपको मनी की ज़्यादा ज़रूरत होगी, लेकिन मनी तो आपके पास है नहीं, पैसा तो आपके पास है नहीं, तो आपका क्या हो गया? इन्फ्लेशन बढ़ गया। समझ में आया? पहला क्या
कि प्री 1970 आपके दो रीजन होते थे किसके, आपके इन्फ्लेशन के। एक क्या होता था, आपका होता था डिमांड पुल, यानी कि डिमांड ज़्यादा हो जाती थी और सप्लाई बहुत कम होती थी, इसलिए आपकी क्या कर दी जाती थी, महंगाई बढ़ा दी जाती थी प्रोडक्ट की। अभी क्या किया गया, आपका कॉस्ट पुश में बोला गया क्या, ये भी 1970 का ही कारण था कि जिसमें क्या होता था, प्रोडक्ट की जो बनाने की जो कॉस्ट है वही इंक्रीज हो जाती थी, इसलिए क्या होती थी, उसकी प्राइस हम लोग बढ़ा करके बताते थे और अल्टीमेटली आपको क्या होता था, महंगाई समझ में आती थी। लेकिन जब बात करते हैं किसकी, आप पोस्ट 1970 पीरियड की बात करते हो, तो इसमें बिल्कुल इन्फ्लेशन का जो रीजन है, जैसा कि मैंने आपको दोनों डेफिनेशन बताई थी, वही हो गया, बदल गया। जैसे कि क्या, कि जो आपका पोस्ट 1970 का पीरियड था, इसमें बेसिकली किया गया क्या कि वो जो करेंसी है जो आपके देश में चल रही है, जो आपकी करेंसी चल रही है, करेंसी की या का बहुत ज़्यादा, करेंसी को बहुत ज़्यादा क्या कर दिया गया, इशू कर दिया गया। क्या कर दिया गया, इशू करने के कारण। समझ रहे हैं कि मैंने बोला ना कि अगर मार्केट में मुद्रा की वैल्यू ज़्यादा कम हो जाए और आपकी यानी कि सप्लाई बढ़ जाए मुद्रा की, लेकिन उसकी वैल्यू कम हो जाए, तो आपका क्या हो जाएगा, सप्लाई कैसे बढ़ेगी। अगर आरबीआई क्या करता है, मनी बहुत सारी इशू कर देता है, करेंसी बहुत ज़्यादा इशू कर देता है, तो क्योंकि करेंसी बहुत ज़्यादा है तो आपकी परचेजिंग पावर भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्योंकि आपकी परचेजिंग पावर बढ़ी हुई है तो आपका क्या हो जाएगा, आपकी इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाएगा। तो बोला गया क्या, जब करेंसी को बहुत ज़्यादा इशू कर दिया जाता है आरबीआई के द्वारा, तो आपकी क्या बढ़ जाती है, आपकी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। ठीक, लेकिन क्या होता है, बढ़ जाती है, लेकिन प्रोडक्ट कैसा रहता है, प्रोडक्ट कम रहता है, अतः क्या होता है, आपका इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। तो ये तो क्या थे, आपके इन्फ्लेशन के बढ़ने के कारण थे, महंगाई के। अच्छा, उसके साथ में और क्या चीज़ें हो सकती हैं, देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने, फिर से मैं बोलूँगी, आपने कल बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, आज भी आपने बहुत, क्योंकि इकोनॉमिक्स है थोड़ा सा बोरिंग लगता है, इसलिए सारे के सारे एग्जांपल्स देना मेरी मजबूरी होती है, अदरवाइज आप 1 घंटे क्लास दोगे नहीं और आपके पैसे बर्बाद चले जाएंगे, है ना। तो आपने समझना अच्छी तरीके से, आपने समझा क्या, आपने समझा स्ट्रक्चरल, डिस्गाइज्ड, आपका फ्रिक्शनल, आपका ओपन, आपका एजुकेटेड, आपका अंडर, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ा, और उसके साथ साथ में आपने क्या किया, इन्फ्लेशन देखा। तो मैंने बोला क्या, सिंपल सी परिभाषा दी क्या, कि जब बाजार में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है लेकिन उसकी वैल्यू घट जाती है। अगर मुद्रा की मात्रा बढ़, किसी भी चीज़ की अधिकता होगी तो हम लोग उसको पूछेंगे नहीं, और अगर हम उस चीज़ को पूछ नहीं रहे हैं तो क्या है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, और वो मार्केट में ऑब्वियस है बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हम उसको पूछ नहीं रहे। तो क्या रीज़न, क्या, जब मार्केट में मुद्रा की वैल्यू कम हो जाती है, उसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है, फ्लो ज़्यादा हो जाता है मुद्रा का, और प्रोडक्ट सीमित मात्रा में उपस्थित होता है, तो प्रोडक्ट को खरीदने के लिए हम कितना भी पैसा खर्च करते हैं, तो ये क्या होता है, उसको खर्च करने के तो हम, क्योंकि प्रोडक्ट हमारे पास लिमिटेड है लेकिन लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा है, तो आपका उससे क्या होता है, आपका बोलते हैं कि इन्फ्लेशन हो गया, महंगाई बढ़ गई। अब इसके पीछे हम लोग ने बोला क्या थे, 2 कारण थे। एक था आपका क्या, प्री 1970 तक हमारा क्या था, अनुमान था कि जो महंगाई है उसका अलग रीज़न हो सकते हैं, और पोस्ट 1970 के बाद हमारे रीजन अलग हो गए। प्री 97 में हम लोग बोला कि एक डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है और एक होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। जब डिमांड पुल इन्फ्लेशन की बात करी जाती है तो इसमें होता है क्या है कि आपकी डिमांड एंड सप्लाई में जो अंतर आ जाता है, जो परिवर्तन आ जाता है, उसकी वजह से जो आपका इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है, तो उसको आप लोग बोलते हो कौन सा, आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन। लेकिन अगर बात करोगे किसकी, आप कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की, तो इसमें होता है क्या कि इस इन्फ्लेशन में आपका जो कॉस्ट होती है किसी प्रोडक्ट को बनाने में जो लगती है वो आपकी इंक्रीज हो जाती है, तो अल्टीमेटली आपके पास कोई भी चारा नहीं है, उस प्रोडक्ट के वैल्यू आपको एमआरपी जो है वो बढ़ानी पड़ेगी, तो इसलिए आपका क्या हो जाता है, महंगाई बढ़ जाती है। लेकिन पोस्ट 1970 के बाद में आपने देखा क्या, अभी तक हमारी डिमांड सप्लाई में अंतर हो रहा था और जो प्रोडक्ट था, उत्पाद था, उसकी कीमतें बढ़ रही थी। लेकिन अभी क्या होता था, पोस्ट 1970 के बाद में आपने देखा हमारे पास करेंसी भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। हम लोग क्या कर सकते हैं, करेंसी की छटनी कर सकते हैं, करेंसी को कम कर सकते हैं, तब हम लोग क्या कर सकते हैं, उस इन्फ्लेशन को रोक सकते हैं। तो आपके ये तो क्या थे, आपके कारण थे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फटाफट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वो रीजंस के बारे में जानेंगे जिनकी वजह से आपका क्या होता है, आपकी बेसिकली मुद्रास्फीति क्या होती है, बढ़ जाती है ना। तो अगर आप लोग देखेंगे क्या, ये तो थे कारण, अभी आप लोग देखेंगे क्या उनके उपाय, कि उपाय क्या होते हैं जिससे आप क्या कर सकते हो, उस मुद्रास्फीति को आप रोक सकते हो। ठीक है, तो भाई देखिए अभी आप लोग उपाय देखेंगे मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए। इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा, मैं इसको हटा रही हूँ। देखिए भाई, ये सारी की सारी चीज़ें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको एग्जामिनेशन के टाइम में क्या है, आपको ये ना सोचना पड़े कि हुआ क्या। चलो भाई, अच्छा देखेंगे कैसे। कारण नियंत्रण के बारे में बताते हैं। पहले आप देख लीजिए इन्फ्लेशन होता कैसा है। देखिए, अगर आप बात कर रहे हो किसकी, आप बात कर रहे हो इन्फ्लेशन की,
तो ये इन्फ्लेशन दो तरीके का होता है। कितने तरीके का होता है? दो तरीके का होता है। पहला होता है आपका पॉजिटिव, कैसा होता है आपका? पॉजिटिव, ठीक। और दूसरा जो होता है वो आपका कैसा होता है? आपका निगेटिव होता है। कैसा होता है आपका? निगेटिव। यानी कि आपका इन्फ्लेशन भी दो तरीके से फंक्शन करता है। जब आप पॉजिटिव की बात करते हैं तो इस पॉजिटिव इन्फ्लेशन में होता है क्या, आपके चार प्रकार के इन्फ्लेशन आते हैं। जैसे कि आपका बोलते हैं हाइपो, या इसी का एक और नाम है क्रिपिंग इन्फ्लेशन, ठीक। ये सारे के सारे क्या हैं? टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन है। इसके साथ में आपका होता है कौन सा? आपका वॉकिंग इन्फ्लेशन, ठीक। वॉकिंग इन्फ्लेशन के साथ साथ में आपका होता है, उसको आप बोलते हो क्या? आपका गैलोपिंग। कौन सा? आपका गैलोपिंग इन्फ्लेशन, ठीक। और एक होता है आपका जो लास्ट टाइप है, उसको बोलते हो आप कौन सा? हाइपर इन्फ्लेशन। चलिए, अभी आपने देखा कि महंगाई का कारण क्या था, इन्फ्लेशन का रीज़न क्या था। अभी आप लोग क्या करोगे, आप समझोगे ये कि ये जो इन्फ्लेशन आपका इंक्रीज हुआ, ये पॉजिटिव एस्पेक्ट में बदला और आपका कैसे एस्पेक्ट में आया? आपका नेगेटिव में आया। पॉजिटिव में आपका जो इन्फ्लेशन होता है वो चार प्रकार का होता है, हाइपो या क्रिपिंग इन्फ्लेशन, आपका वॉकिंग इन्फ्लेशन, आपका गैलोपिंग इन्फ्लेशन एंड आपका हाइपर इन्फ्लेशन। और जब नेगेटिव की बात करते, चलिए अब एक चीज़ को समझ लीजिएगा आसानी से। अगर आप सब लोग ऑफलाइन होते तो मैं प्रश्न ज़रूर पूछती ये कि आपका ये जो इन्फ्लेशन है, ये आपका इन्फ्लेशन अच्छा है या बुरा है। तो अगर अच्छे और बुरे की बात करी जाए तो क्लास के बहुत सारे बच्चे हैं, वो लोग क्या करते हैं, क्लास के बच्चे नहीं बोलूँगी मैं, आप लोग बहुत मैच्योर हो, वो सब लोग कहते हैं कि मैम इन्फ्लेशन कैसा है? बहुत बुरा है। क्योंकि इन्फ्लेशन होता है तो आपका क्या होता है उससे कि मतलब हम लोग चीज़ें खरीद नहीं पाते हैं। आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, तो आपको लगता है कि क्योंकि हमारी परचेजिंग पावर इतनी नहीं है, चीज़ें हम लोग खरीद नहीं पा रहे हैं, अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो आपका जो इन्फ्लेशन है वो बुरा है। लेकिन आपको बताऊं, इन्फ्लेशन अच्छा होता है लेकिन एक सीमा तक होता है। अगर विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाओं की, इकोनॉमीज़ की बात करी जाए तो अगर आपका जो इन्फ्लेशन है वो 1 से 2% क्या होता है? बढ़ता है। अगर आपका इन्फ्लेशन क्या हो रहा है? 1 से 2% बढ़ता है, तो ये बोला जाता है कि इन्फ्लेशन कैसा है आपका? अच्छा है। ऐसा इन्फ्लेशन होना चाहिए, क्योंकि जब इस प्रकार का इन्फ्लेशन होता है तो आपकी जो जीडीपी होती है वो क्या होती है? जीडीपी में ग्रोथ होती है ना, जीडीपी में क्या होता है? वृद्धि होती है। तो ये इन्फ्लेशन कैसा होता है आपका? अच्छा होता है। लेकिन अगर आप सिर्फ ये विश्व की, वर्ल्ड की बात हो रही थी, है ना, और अगर बात करें किसकी? इंडिया की, तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आपका यही महंगाई की दर कितनी हो जाए, अगर 4 से 5% बढ़ती है, कैसी होती है? बढ़ती है। तो ये कैसी होती है? ये जीडीपी में ग्रोथ, जीडीपी में क्या करेगी? आपकी ग्रोथ करती है। तो चीज़ समझ लीजिएगा। अब पहली चीज़, क्या चीज़ कितने प्रतिशत बढ़ी, क्या चीज़ कितने प्रतिशत घटी, इस चीज़ का भी हम लोग क्या करते हैं? अनुमान निकालते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? इस इन्फ्लेशन को मेज़र करने के लिए हम लोग दो इंडेक्स निकालते हैं। एक होता है आपका WPI और एक होता है आपका CPI। WPI यानी कि आपका कौन सा? आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स, और एक होता है आपका कौन सा? आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, है ना। ये इंडेक्स है, जैसे कि हमारे क्या था? डो जोन्स था, किसका था? आपका न्यूयॉर्क था। नेस्डेक था, किसका? नेस्डेक का था, वो भी न्यूयॉर्क का था आपका इंडेक्स। वो आपका शेयर मार्केट का इंडेक्स है। ये आपका क्या है? महंगाई के इंडेक्स है, जो आपको बताते हैं कि आपका क्या है, महंगाई कितनी बढ़ी है या महंगाई कितनी घटी है। तो आपके ये जो इंडेक्स होते हैं ये आपको महंगाई का अनुमान लगाते हैं, और इनके भी क्या होते हैं? अपने अपने बेस ईयर होते हैं, अपने अपने आधार वर्ष होते हैं। इनके बारे में भी आप लोग पढ़ेंगे। पहले समझ लेंगे क्या कि मैंने बोला क्या कि आपका जो इन्फ्लेशन होता है उसका प्रकार पढ़ा, उसके रीजंस पढ़े। अभी क्या बोला कि इन्फ्लेशन अगर 1 से 2% तक बढ़ रहा है विश्व की अर्थव्यवस्था में, वर्ल्ड के जो डेवलप्ड कंट्री है, अगर वहाँ पे 1 से 2% तक की क्या होती है? महंगाई बढ़ती, तो वो लोग बोलते हैं कि हमारी जीडीपी क्या कर रही है? ग्रोथ कर रही है। लेकिन हम लोगों ने, यानी कि इंडिया में, अगर यही महंगाई 4 से 5% तक बढ़ती है तो बोला जाता है कि जो आपकी महंगाई है वो कैसी है? वो अच्छी है महंगाई, और ये हमारी जीडीपी में क्या करेगी? ग्रोथ करेगी। तो इतना आपको समझ में आया। अब देखिए, अब ये जो इन्फ्लेशन था ये 4 प्रकार का था। पहले आप इसको समझेंगे, उसके बाद आप लोग इसको समझेंगे, उसके बाद आप लोग उसमें आएंगे, ठीक है। तो आपने देखा क्या कि जब बात करते हैं किसकी? आपकी हाइपो और क्रिपिंग इन्फ्लेशन की, तो आपका जब बोलेंगे, जब ये वाला इन्फ्लेशन होता है तो आपकी जो महंगाई की जो दर होती है, जो महंगाई का जो लेवल होता है वो कितना होता है? उसके लिए क्या है आपका, थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि यदि आपकी जो महंगाई है क्या है, आपकी ये जो महंगाई है अगर ये क्या हो रही है आपकी, बोलेंगे 3% तक है। कितनी है आपकी? आपकी 3% तक है,
तो ये आपका क्या होता है, आपका हाइपो या क्रीपिंग इन्फ्लेशन होगा। अगर बोला जाए वॉकिंग इन्फ्लेशन की बात करी जाए, अगर यही प्रतिशत जो आपका कितना था 102% था, यही प्रतिशत आपका हो जाए कितना 3 से 10% के बीच में, तो आपका बोलेंगे आपकी जो महंगाई है वो कैसी है, आपकी कैसी है, आपकी वॉकिंग इन्फ्लेशन है। अगर यही बात करेंगे गैलोपिंग इन्फ्लेशन की, तो गैलोपिंग इन्फ्लेशन कैसी होती है आपकी, यही अगर 10 से 50% के बीच तक की आपकी क्या हो जाए, महंगाई हो जाए, तो आप लोग बोलोगे गैलोपिंग इन्फ्लेशन। अगर आप हाइपर इन्फ्लेशन की बात करोगे तो ये हो जाएगा कितना आपका मोर देन 50%। अब समझ रहे हैं। अब आपने क्या करना है, आपने इसको कंपेयर करना है, किससे कंपेयर करना है, आपके इन दोनों इंडेक्स से, यानी कि आपका WPI और आपका कौन सा, आपका CPI इंडेक्स। चलिए भाई दोनों इंडेक्स को समझेंगे अच्छी तरीके से। देखिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। उसके अच्छा, हाइपो या क्रीपिंग इन्फ्लेशन यानी कि आपकी, इसको बोलते हैं सरकती मुद्रास्फीति, इसको बोलते हैं चलती मुद्रास्फीति, इसको बोलते हैं उछलती मुद्रास्फीति, और इसको बोलते हैं दौड़ती मुद्रास्फीति। यानी कि मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई किस रेंज में, किस पेस से बढ़ रही है, उसका ये आंकलन है कि अगर 3% तक आपकी महंगाई बढ़ रही है आपकी अर्थव्यवस्था में, आपकी इकोनॉमी में, तो आप लोग बोलोगे आपका क्या है, हाइपो या क्रीपिंग इन्फ्लेशन यानी कि सरकती मुद्रास्फीति है। अगर वॉकिंग इन्फ्लेशन की बात करेंगे यानी कि चलती मुद्रास्फीति की बात करेंगे तो ये 3 से 10% तक की होती है। बात करेंगे गैलोपिंग इन्फ्लेशन की यानी कि आपकी उछलती इन्फ्लेशन की मुद्रास्फीति की, तो ये होती है आपकी 10 से 50% तक की। अगर बात कर रहे हैं हाइपर इन्फ्लेशन की तो ये कितनी होती है, मोर देन 50% तक का इन्फ्लेशन होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्या है, आप पहले दोनों इंडेक्स समझ लेंगे तब आप समझ पाएंगे नेगेटिव इन्फ्लेशन, यानी कि इसमें जो आपकी महंगाई है वो बढ़नी ही बढ़नी है। यहाँ पे जो आपका 3% है वो -3% नहीं जाएगा, इसमें सारा का सारा कैसा जाएगा, पॉजिटिव ही जाएगा। लेकिन जब आप नेगेटिव इन्फ्लेशन की बात करेंगे यहाँ पे क्या होगा, स्लो डाउन ऑफ इन्फ्लेशन भी होगा और आपका क्या होगा, आपका बोला जाएगा कि नेगेटिव इन्फ्लेशन भी होगा। तो जब आप बात करोगे किसकी, आप इसी में देख लेंगे तो इसमें भी दो इन्फ्लेशन होते हैं। एक होता है आपका डिफ्लेशन, क्या होता है आपका डिफ्लेशन, और एक होता है आपका कौन सा इन्फ्लेशन, आपका डिसइन्फ्लेशन। तो सिंपल सी चीज़ है, दोनों को समझ लीजिए। उसके बाद आप लोग होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में जाते हैं। देखिए अगर आप डिफ्लेशन की बात करेंगे तो यही जो परसेंटेज है इसमें कैसा हो जाएगा, इसमें नेगेटिव फॉर्म में हो जाएगा, यानी कि आप बोलेंगे अपोजिट ऑफ, क्या हो गया, अपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक। और अगर आप बात करोगे डिसइन्फ्लेशन की तो इसमें आप बोल सकते हो क्या, स्लो डाउन ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक। देखिए भाई कैसा स्लो डाउन, यानी कि आपका 3% है, क्या है आपका रेंज, अगर 3% है, 1 से ऊपर ही है ना, तो 1 से 3 के बीच में है, यानी कि प्रीवियस ईयर जो आपका बेस ईयर था उसके बीच में ही है, तो आपका क्या हो जाएगा, स्लो डाउन ऑफ इन्फ्लेशन होगा। लेकिन आपका क्या है, अपोजिट इन्फ्लेशन है, यानी कि इन्फ्लेशन आपका नेगेटिव में चला गया। अभी वो कैसे होगा बताती हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से कि डिफ्लेशन हुआ क्या हुआ, अपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन हुआ, और डिसइन्फ्लेशन कैसा हुआ, आपका स्लो डाउन ऑफ इन्फ्लेशन हुआ। चलिए भाई इसको हटा रही हूँ, समझिएगा। दोनों इंडेक्स को समझ लीजिएगा और फिर आगे बढ़िएगा। ये सारे के सारे कैसे हैं आपके इन्फ्लेशन इंडेक्स हैं, और ये चीज़ समझ लीजिएगा कि मैंने अगर इन्फ्लेशन बोला, इंडेक्स लिख दे रही हूँ यहाँ पे आगे, ठीक है, इंडेक्स ऑफ इन्फ्लेशन। देखिए एक तरफ आया आपका कौन सा, आपका आया WPI यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स, और एक तरफ आया आपका CPI यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। आप समझिएगा WPI और CPI में अंतर क्या है, पहले ये समझ लीजिएगा। जो होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है इसमें क्या होता है कि आपकी जो चीज़ें हैं, आपके हम लोग जिनसे सामान लेके आते हैं, यानी कि सामान यानी कि जो कंपनी बना रही है और हमारे बीच में जो एक मिडिल मैन रखा हुआ है या बना हुआ है या है, वो मिडिल मैन से हम लोग क्या कर रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं। यानी कि अगर हम लोग सामान रिटेल शॉप से खरीद रहे हैं, जो ले करके बल्क में सामान आता है और आप उनसे सामान खरीद रहे हो, तो वो अपना एक्सपेंसेस जो होते हैं वो उनको इंक्लूड कर लेते हैं। तो आपको जो महंगाई होती है उसको आप लोग बोलते हो कौन सी, आपकी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक, वो इंडेक्स को दर्शाता है। लेकिन अगर आप होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात करो तो आप लोग देखोगे क्या कि जहाँ पे भारी मात्रा में, यानी कि डायरेक्ट आपने फैक्ट्री से सामान खरीद लिया, यहाँ पे सामान जो है वो बल्क में है, होलसेल में है, बहुत सारी मात्रा है, जिसने खरीदा है वहाँ पे बहुत सारा सामान, जितनी होलसेल शॉप लगती हैं बहुत सारी, यहाँ पे आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, आप वहाँ से खरीद रहे हो। तो इस प्रकार के इन्फ्लेशन को आप लोग बोलोगे कौन सा इन्फ्लेशन, या इंडेक्स को बोलोगे होलसेल प्राइस इंडेक्स। अब अगर WPI इंडेक्स की बात करी जाए कि आपका जो WPI इंडेक्स है इसमें क्या होता है, एक आधार ईयर होता है, यानी कि बेस ईयर होता है, यानी कि आपका बेस वर्ष या बेस ईयर यानी कि आधार वर्ष होता है, इसको बोल सकते हैं। जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है इसका जो बेस ईयर है वो क्या है आपका 2004 और 5। कैसा था आपका 2004-5 था होलसेल प्राइस इंडेक्स। लेकिन क्या किया गया, आपका इसी होलसेल प्राइस इंडेक्स का जो आपका बेस ईयर था, ये मई 2017 में
इस होलसेल का जो बेस ईयर है उसको 2000 क्या कर दिया गया, 11-12 कर दिया गया। किसको, आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स को। अब इसका यूज़ क्या है वो मैं बताऊंगी। फिर अगर बात करी जाती है किसकी, आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की, तो आपको बताऊं कि ये जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है इसकी शुरुआत 2011 से हुई थी। क्या हुई थी, 2011 से क्या हुआ था, ये शुरू हुआ था। और जब ये शुरू किया गया था तो इसका बेस ईयर हम लोगों ने क्या करके रखा था, बेस ईयर 2010 बनाया गया था, बेस ईयर 2010 बनाया था। लेकिन क्या हुआ आपका, जैसे कि ये 2017 में, मई 2017 में इसको चेंज किया गया है, तो आपका जब ईयर आया था जनवरी 2015, तो जनवरी 2015 में हम लोगों ने क्या किया, इसका जो बेस ईयर था वो 2010 के स्थान पे हम लोगों ने क्या कर दिया, हम लोगों ने इसका बेस ईयर 2010 पे चेंज कर करके हम लोगों ने क्या किया है 2011-12 कर दिया है। 2011 से शुरू है, बेस ईयर 2010 था, अभी हम लोगों ने क्या किया गया है 2012 कर दिया गया। देखिए भाई, जनवरी 2015 से बेस ईयर क्या कर दिया गया है, बेस ईयर 2012 कर दिया है। ठीक, समझ लीजिएगा दो चीज़ फिर से। होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी कि जहाँ पे बल्क में सामान होता है, जहाँ से हम लोगों का जो मिडिल मैन होता है वो सामान खरीदता है, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि जहाँ से हम लोग अपने मिडिल मैन से सामान खरीदते हैं। सिंपल। जब होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात करी जाए तो इसका जो बेस ईयर है वो कितना था, पहले 2004-5 था, लेकिन मई 2017 में ये बेस ईयर कितना कर दिया गया, 2011 और 12 कर दिया गया। होलसेल प्राइस के बाद में जब सीपीआई की बात करेंगे तो ये जो शुरू किया गया था, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो शुरू किया गया था महंगाई का अनुमान लगाने के लिए 2011 से शुरू किया गया था। और जब हमने 2011 से शुरू किया तो इसका बेस ईयर 2010 बनाया गया था। लेकिन क्या किया गया, जनवरी 2015 से इसी का बेस ईयर चेंज किया गया और बोला गया कि अब बेस ईयर हमारा क्या हो गया, 2012। अब इसका फायदा क्या होगा, सपोज अब इसको समझिएगा एग्जाम्पल के तौर पर। अभी ईयर चल रहा है आपका 2018, है ना, और हमें क्या करना होता है, हमें कंपैरिजन करना होता है कि तब इतनी महंगाई थी, महंगाई बढ़ी है ना, तो किसी न किसी बेस चीज़ से बढ़ी है, तो तब महंगाई इतनी थी, आज की डेट में महंगाई इतनी है, तो हमने कंपेयर किया, यानी कि प्रीवियस लेवल से आपकी महंगाई क्या हो चुकी है, इंक्रीज हो चुकी है। तो हम लोग किस आधार पर देख रहे हैं, अगर हम लोग होलसेल प्राइस इंडेक्स के आधार पर देख रहे हैं तो हम लोग अपना बेस ईयर लेंगे किसका, 2011-12 का, और अगर हम लोग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स देख रहे हैं तो हम लोग अपना बेस ईयर कितना लेंगे, 2012 लेंगे। अब हमने बोला क्या कि जब 2012 की बात करें तो उसी वक्त में आपका जो पेट्रोल था, पेट्रोल सबसे ज़्यादा अच्छा आपका मुद्दा है, तो उस वक्त अगर 2012 की बात करें तो आपका 2012 में जो पेट्रोल के दाम थे वो करीबन आपके 56 रुपये चल रहे थे। चलिए मैं राउंड फिगर में बोलती हूँ, 50 रुपये आपका पेट्रोल चल रहा था, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, 50 रुपये चल रहा था, या और बढ़ा देते हैं तो हम लोग इसको 70 रुपीज़ कर देते हैं। कितना कर देते हैं, आपका 60 रुपीज़ कर देते हैं। ठीक है, चलिए 60 रुपीज़ कर दिया। और अगर 2018 की बात करें और आज की डेट में अगर हम लोग पेट्रोल देखें तो आपका पेट्रोल जो है वो कितना हो गया है, आपका 80 रुपीज़ हो चुका है। कितना हो चुका है, 80 रुपीज़ हो चुका है। तो आपने देखा कि अब महंगाई हमारी कितनी बढ़ी, 2012 में 60 था, 2018 में कितना हो गया, 80 रुपये बढ़ा, यानी कि परसेंटेज अगर आप निकालेंगे तो कितना बड़ी महंगाई, 20 की बढ़ी। किससे बढ़ी, 60 से बढ़ी, और हमने कितना कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, तो आपका परसेंटेज निकल आएगा। तो जब आपने मल्टीप्लाई किया तो आपको पता चला क्या, इससे करते हैं, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यानी कि आपका कितना हो गया, देखिएगा सिंपल, 3 से डिवाइड करेंगे तो 33.33%, ऐसा हो जाएगा ना, कि आपकी जो महंगाई है वो कितनी बढ़ गई है, आपकी 33% तक बढ़ गई है। 3 से अगर आपने डिवाइड किया 100 को, आपका क्या आएगा, 33.33% आएगा। तो हमारी 33% यानी कि 33.33% बढ़ गई है। यानी कि जो आपकी मुद्रास्फीति है वो किस कैटेगरी की है, आपकी हाइपो या क्रिपिंग है, या आपकी वॉकिंग, यानी कि 3% तक है, 3 से 10% तक है, 10 से 50% के बीच में, यानी कि कौन सी है, ये गैलोपिंग है ना। तो गैलोपिंग मुद्रास्फीति के लेवल के आधार पर हमारी क्या हो रही है, मुद्रास्फीति बढ़ रही है। अब क्या है, हमने इसको कंपेयर किया 2012 से, कि 2012 में इतनी थी और 2018 में क्या है, इतनी है। अब समझिएगा इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन, देखिएगा। तो ये तो हमने परसेंटेज निकाल दी कि हमारी जो मुद्रास्फीति वो कैसी है, गैलोपिंग है। अब देखिएगा कि सीधे रेट लिखूंगी, 2012 में 60 था रुपए, और 2018 में कितना है हमारा, 2018 में है हमारा 80 रुपये। ठीक, अब अगर ये मुद्रास्फीति जो आज की डेट में 80 रुपये है, अगर मैंने बोला नेगेटिव इन्फ्लेशन, एक था पॉजिटिव एक तरफ था नेगेटिव, अगर मैंने बोला कि बेस ईयर हमारा 2012 है, पहले हमारी मुद्रास्फीति 60 थी, आज की डेट में 80 है, तो अगर हमारे जो प्राइसेस हैं पेट्रोल के वो 80 से कम होकर के हो जाते हैं कितने, 70 रुपये। क्या हो जाते हैं, 70 रुपये हो जाते हैं। तो जब हम लोग बोलेंगे क्या कि जब 70 रुपये हो जाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो 70 रुपये है, इसमें जो 10 रुपये का हुआ, जो घटा हुआ, जो 10 रुपये कम हुए, तो ये क्या हुआ, इसको बोला गया क्या, आपका
डिसइन्फ्लेशन के डिफ्लेशन, इसको क्या बोला जाएगा? स्लो डाउन क्या होता है? स्लो डाउन ऑफ इन्फ्लेशन क्या होता है? डिसइन्फ्लेशन। तो क्या हुआ? डिसइन्फ्लेशन हुआ, यानी कि जो चीज़ें हमारी महंगी नहीं हो रही हैं, कैसी हो रही हैं? सस्ती हो रही हैं, क्योंकि किसके? आपके बेस ईयर और आपके 2018 की जो ईयर है उन दोनों के बीच में। लेकिन अब अगर हमने 2018 में जो हमारा पेट्रोल 60 रुपये मिलता था, आज 80 रुपये मिलता है, ये 70 रुपये ना हो करके हो गया कितने रुपए? आपके 50 रुपये। तो ये जो 50 रुपये आपका पेट्रोल हो चुका है, यानी कि आपके बेस ईयर से भी आपकी मुद्रास्फीति या प्राइस हैं जो कैसे चले गए? नीचे चले गए। तो उसको आप लोग बोलोगे क्या? आप लोग बोलोगे डिफ्लेशन, यानी कि क्या हो गया है? डिफ्लेशन। अभी समझ में आया कि अगर ये 80 रुपये है, यानी कि अगर हमने बेस ईयर से कंपेयर किया कि 60 रुपये था और 60 रुपये से बढ़ के 80 रुपये हो गया, यानी कि 33.33% हमारी महंगाई बढ़ गई है। किससे? हमारे बेस ईयर से। तो इसको हम किसी भी कैटेगरी में हाइपो या क्रिपिंग, आपका गैलोपिंग, वॉकिंग और आपका हाइपर इन्फ्लेशन में कैटेगराइज कर सकते हैं। लेकिन अगर नेगेटिव इन्फ्लेशन की बात करी जाएगी तो नेगेटिव इन्फ्लेशन में 2 फैक्टर्स थे, एक आपका था डिसइन्फ्लेशन और एक था आपका डिफ्लेशन। तो मैंने बोला था कि जो इन्फ्लेशन में स्लो डाउन ऑफ इन्फ्लेशन होता है, यानी कि बेस ईयर और करंट ईयर के बीच में अगर आपकी प्राइस की रेंज चल रही है तो आप लोग बोलोगे इन्फ्लेशन हमारा कम हो रहा है, स्लो डाउन हो रहा है, कम हो रहा है। और अगर हमने बोला क्या कि आपका बेस ईयर और करंट ईयर में से आपका जो बेस ईयर है उसके भी नीचे चला जाए आपका जो प्रोडक्ट की वैल्यू होती है, कीमत होती है, तो आप लोग बोलोगे आपका क्या हो गया? डिफ्लेशन हो गया। तो आपका यही हुआ कि 60 और 80 के बीच में 70 आया तो हुआ डिसइन्फ्लेशन, लेकिन अगर 60 के भी नीचे चला गया, 50 में पहुंच गया, तो आपका क्या हो गया? आपका हो गया डिफ्लेशन। तो इस प्रकार से आपका क्या होता है? मुद्रास्फीति डिसाइड करी जाती है और ये जज करी जाती है, ये आपकी मुद्रास्फीति होती है। अभी क्या है, ये जो मुद्रास्फीति है, इस मुद्रास्फीति के प्रभाव क्या क्या पड़ते हैं, किसके इसके ऊपर पड़ते हैं और आप क्या क्या काम कर सकते हैं, आप इस तरीकों को, इन चीज़ों को आप लोग क्या करेंगे, आप लोग नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। तो अभी क्या है, आप लोग इस क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट सेशन में जो आपका बाकी का बचा है वो पोर्शन कंप्लीट करेंगे। इन सारी की सारी चीज़ों को पढ़ के आना है और आपने अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ा, आपने इन्फ्लेशन पढ़ा, बेस ईयर पढ़े। आपसे पूछा जाएगा कि आपका जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, ये अभी का बेस ईयर क्या चल रहा है। जैसे कि होलसेल प्राइस इंडेक्स का बेस ईयर चल रहा है 2011-12 एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का बेस ईयर चल रहा है 2012। तो आपको ये चीज़ें क्या करनी होंगी, देखनी होगी, है ना। अभी क्लास को एंड करते हैं और आप लोगों से फिर से मेरी मुलाकात होगी, नेक्स्ट सेशन में होगी। वैसे तो मैं कल क्लास की आपका क्या कर रही हूँ, छुट्टी कर रही हूँ, मुझे लीव चाहिए थी, इसलिए मैं छुट्टी कर रही हूँ। कोशिश करूँगी कि आपका क्या हो जाए, आपका वीडियो आपको मिल जाए, है ना। अभी क्लास को एंड कर रहे हैं। सभी अच्छे रहिए, खूब पढ़ाई करिए, कंपटीशन में बने रहिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। बाय।